हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब लोग। आशा करते हो बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय प्यारा सा चैनल जिसका नाम है नीटफ्लिक्स एकेडमी। तो चलो दोस्त, आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ, लेक्चर नंबर 2। तो भाई पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लिया था, राइट। बहुत अच्छी चीज़ें हम लोगों ने इसके अंदर जानी थी, और अगर आपने वो अब तक नहीं देखा तो किस चीज़ का वेट है, जाओ फटाफट से वो लेक्चर देख के आइए, ठीक है। जो आज का लेक्चर है, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आपको आज का लेक्चर पढ़ना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पहला लेक्चर आना चाहिए, लेकिन अगर आपको नीट क्रैक करना है तो ज़रूरी है आपको पहला लेक्चर भी आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा तो ये लेक्चर आपको समझ नहीं आएगा। ये लेक्चर आपको बिल्कुल तगड़े तरीके से समझ में आएगा अगर आपने मेरे साथ ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर को पढ़ा है तो, ठीक है। आपने पढ़ा ही होगा। चलिए दोस्त, आज का जो लेक्चर है उस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बर्थ कंट्रोल। क्या पढ़ेंगे बच्चों? बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। क्या बोलते हैं? एक और वर्ड बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। भाई बर्थ कंट्रोल मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो एक मेल जब एक फीमेल के पास आएगा, है ना, उनके बीच में प्यार होगा तो किसी ना किसी एक का तो बर्थ होगा। उसी बर्थ को कंट्रोल करना है, चाहे मेल फीमेल आपस में पास आए, लेकिन तब भी कोई एक नया बर्थ लेके ना आए इस दुनिया में, ठीक है ना। पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है दोस्त। क्या करना है? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो इसलिए बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन, एक तरीके से मैं बोलूं तो ये एक तरीके से फैमिली प्लानिंग ही है। एक तरीके से क्या ये इंक्लूड होता है किसके अंदर? फैमिली प्लानिंग के अंदर ही इंक्लूड होता है क्या? हमारा बर्थ कंट्रोल या कॉन्ट्रासेप्शन। सीधी सी बात है, कंसेप्चुअल बात तो है ही नहीं, बकवास, ठीक है। चलो भाई, चलो आगे और बताऊं आप लोगों को। तो ये फैमिली प्लानिंग में इंक्लूड होता है। दूसरी बात, सर बर्थ कंट्रोल है क्या, कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? कॉन्ट्रासेप्शन कुछ नहीं। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है? एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्शन कैन बी केमिकल, मैकेनिकल या नेचुरल मेथड है। केमिकल, मैकेनिकल या नेचुरल मेथड है जिससे हम लोग फर्टिलाइजेशन को रोक सके। जिससे हम लोग क्या कर सके? फर्टिलाइजेशन को रोक सके, फर्टिलाइजेशन ना होने दे। और फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, और अगर हो भी गई तो एटलीस्ट हम लोग इम्प्लांटेशन को रोक दे। इम्प्लांटेशन को क्या करें? रोक दे। अब व्हाट इज इम्प्लांटेशन? इम्प्लांटेशन आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। तो कॉन्ट्रासेप्शन है क्या? कॉन्ट्रासेप्शन एक तरीके का केमिकल, मैकेनिकल या नेचुरल, कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जिससे हम लोग फर्टिलाइजेशन को रोक दे। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं रुक पाई तो एटलीस्ट इम्प्लांटेशन को रोक दे, जिससे क्या होगा? आगे जाके किसी का बर्थ नहीं होगा, पॉपुलेशन नॉर्मल रहेगी। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रासेप्शन। तो एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव माना जाता है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव वो होता है बच्चों, आइडियल मतलब आइडियल समझते हो ना, परफेक्ट। लेकिन इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं वो एक तो बच्चों यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। क्या होने चाहिए? यूजर फ्रेंडली मतलब इजीली, मतलब दिक्कत ना दे। यूजर फ्रेंडली मतलब आराम से यूज कर सकें उसको, ठीक है। इसके अलावा थोड़े सस्ते होने चाहिए, चीप होने चाहिए। अरे अगर चीप ही ना हुए, महंगे हुए तो कोई यूज ही नहीं करेगा कॉन्ट्रासेप्टिव्स को। अरे बोलो, वो यूज ही नहीं करेंगे तो बर्थ कंट्रोल कैसे करेंगे? पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करोगे? पॉपुलेशन तो बढ़ती चलेगी, ठीक है। तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, चीप होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों इजीली अवेलेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इजीली अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ी है कि मुझे पाकिस्तान जाके या अमेरिका जाके लेके आना पड़ेगा। इजीली अवेलेबल, हर एक मेडिकल स्टोर पे मुझे ये मिल जाना चाहिए, राइट। यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों रिवर्सिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिवर्सिबल होना चाहिए, मतलब डिकम्पोज आसानी से हो जाए। क्या हो जाए? डिकम्पोज आसानी से हो जाए, और इसको हम दोबारा रीयूज में ला सके। किस में ला सके? रीयूज में ला सके। इसलिए इसको रिवर्सिबल भी होना चाहिए ताकि हम इसको रीयूज कर सके बाद में। अच्छा, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। इसके अलावा मिनिमम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। मिनिमम कॉन्ट्रासेप्टिव के मिनिमम क्या होने चाहिए बच्चों? साइड इफेक्ट्स, मिनिमम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। और क्या होना चाहिए?
इसको अफेक्ट नहीं करना चाहिए सेक्सुअल एक्ट में, मतलब जो इंटरकोर्स का प्रोसेस है उसके बीच में इंटरफेयर ना करे। इंटरफेयर का मतलब कि जो बिना कॉन्ट्रासेप्टिव्स के, बिना कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करे, जो दो बॉडी, दो मेल, एक मेल और फीमेल जो इंजॉय करते हैं इंटरकोर्स को, है ना, वो इंटरकोर्स की जो इंजॉयमेंट है वो खत्म ना हो, ठीक है ना। तो इंटरफेयर ना करे, इंटरफेयर ना करे, है ना, इंटरफेयर ना करे किसमें, सेक्सुअल डिजायर में, सेक्सुअल डिजायर, या फिर जो भी सेक्सुअल एक्ट हो रहा है, जो भी सेक्सुअल एक्ट हो रहा है उसमें ये कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर यूज हो रहे हैं तो वो लोग डिजायर में या सेक्सुअल एक्ट में इंटरफेयर ना करे। जिस तरीके से बिना कॉन्ट्रासेप्टिव्स के जो सेक्स हो सकता है वैसे ही उसी तरीके का होए, इवन इसको यूज करने के बावजूद। वो एक होता है बच्चों आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। वो क्या होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव में ये सारी खासियत होनी चाहिए। अरे क्या मेरी बात समझ में आई, अरे क्या मेरी बात समझ में आई, अरे बोलो, अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है। बहुत नॉर्मल सी बातें हैं दोस्त, बहुत नॉर्मल सी बातें, तुम लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ रही होंगी बातें, ठीक है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट कर रहे हैं किस किस टाइप के कॉन्ट्रासेप्शन हो सकते हैं। टॉपिक का नाम डालिए, हेडिंग डालिए, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। हेडिंग मारो, 3 2 1 चलिए। मेथड्स ऑफ, लिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, नहीं दिख रहा है यहाँ लिखा हुआ, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है भाई। कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स क्या हैं, देखो कॉन्ट्रासेप्शन क्या है, बर्थ को रोकना है। क्या करना है, बर्थ को रोकना है। तो कॉन्ट्रासेप्शन के दो तरीके के मेथड है, एक होता है बच्चों नेचुरल, एक होता है क्या, नेचुरल, या मैं इसको बोलूं ट्रेडिशनल। नेचुरल या ट्रेडिशनल, जो पुराने टाइम पे यूज होता था, आज भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, आज भी ये चीज यूज होती है, लेकिन ट्रेडिशनल मतलब पुराना मेथड, नेचुरल मेथड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, नेचुरल मेथड। वो जो अगला है उसे बोलते हैं बच्चों आर्टिफिशियल मेथड। क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल मेथड। तो दो तरीके के मेथड है, दो तरीके के मेथड है, नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड जिसे मैं बोलता हूं, और दूसरा नाम है आर्टिफिशियल मेथड। तो हम लोग पहले नेचुरल मेथड पढ़ेंगे, नेचुरल मेथड के बारे में या ट्रेडिशनल मेथड के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको आर्टिफिशियल मेथड पढ़ाऊंगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड में बच्चों तीन चीजें आती हैं। पहला आता है बच्चों रिदम मेथड। क्या आता है, रिदम मेथड, या इसका दूसरा नाम होता है पेरियोडिक, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। सर ये कैसी भाषा यूज कर रहे हो आप, कितना मुश्किल वर्ड है। अरे मुश्किल नहीं है रे लाला, बहुत इजी है। पहला नाम है रिदम मेथड या पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें क्या होता है, सुनना। जो हमारे कपल्स होते हैं, देखो मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में भी आपको एक बड़ी अच्छी बात बताई थी, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था कि हर जो इंटरकोर्स है, हर जो कोइटस है, वो फर्टिलाइजेशन में नहीं बदलता। याद है आपको, मैंने ये फर्टिलाइजेशन के टॉपिक में पढ़ाया था। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को साइमल्टेनियसली आना होता है, तभी क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है, कपल अवॉइड करता है। कपल क्या करता है, अवॉइड करता है। वो टाइम अवॉइड करता है जब फीमेल का ओव्यूलेशन का टाइम होता है, जब मैक्सिमम चांसेस होता है कि फीमेल इस टाइम पे ओव्यूलेट करेगी, उस टाइम पे मेल पार्टनर अवॉइड करता है सेक्स को उस टाइम पर। अरे बात समझ नहीं आई, इंटरकोर्स को अवॉइड करता है उस टाइम पे, इसलिए बोलते हैं पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। उस टाइम पे उसको रोकना, उस टाइम पे वो चीज ना करना। मान लो हम लोग जो पढ़ाते हैं आप लोगों को वो 28 डेज की साइकिल के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो 28 डेज की साइकिल है, 28 डेज की साइकिल है। तो मैं कहता हूं, पढ़ाया है मैंने आपको, 14 डे पे मैक्सिमम चांस है कि फीमेल ओव्यूलेट करेगी। फीमेल क्या करेगी, ओव्यूलेट करेगी, मतलब ओव्यूलेशन करेगी, मतलब एग आएगा, और उसी टाइम पे अगर स्पर्म आया, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन होने का बहुत ज़्यादा चांस है, ठीक है। तो हमें तो फर्टिलाइजेशन को रोकना है भाई, हमें क्या करना है, फर्टिलाइजेशन को रोकना है। तो रोकने के लिए जो मेल पार्टनर है वो 10 से लेके जो 17 डेज हैं,
10 to 17 डेज, है ना, 10 तारीख से लेकर, जैसे मान लो एक फीमेल की साइकिल 1 से लेके 28 तारीख तक चलती है, तो उसमें से 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक के बीच में बहुत ज़्यादा चांस है कि फीमेल ओव्यूलेट करेगी। फीमेल क्या करेगी? ओव्यूलेट करेगी। और इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कि वो फीमेल का फर्टाइल पीरियड है। फीमेल का क्या है बच्चों? फर्टाइल पीरियड है। तो इस टाइम पे जो कपल्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं इंटरकोर्स को, वो अवॉइड करते हैं कोइटस को, ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। 10 तारीख से पहले दे कैन डू, और 17 तारीख के बाद वो कर सकते हैं। उस टाइम पे खतरा कम होता है। अरे आई कि नहीं बात समझ में? नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेडिसिन, कोई भी डिवाइसेस, इन सब का यूज यहाँ पे नहीं होता भाई। अरे पक्की बात समझ में आई? चलिए बहुत बढ़िया। नेचुरल मेथड, पहला मेथड मैंने आपको बताया रिदमिक मेथड या पेरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस टाइम पे कपल्स अवॉइड करते हैं सेक्सुअल एक्ट को या सेक्स को या सेक्सुअल इंटरकोर्स को। कब 10 से लेके 17 डेज तक। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? 10 तारीख से लेके मतलब एक हफ्ता जो है वो वेट करते हैं। उस टाइम पे वो लोग कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ जाए। जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट नेचुरल मेथड है, उसमें आता है बच्चों कोइटस इंटरप्टस। कोइटस इंटरप्टस। भाई कोइटस इंटरप्टस नाम से पता लग रहा है, मतलब कोइटस मतलब सेक्स और इंटरप्टस मतलब उसमें इंटरप्शन कर देना। इसमें क्या होता है सुनना। मेल आपको पता है सीमन इजैकुलेट करता है। मेल क्या करता है? सीमन को इजैकुलेट करता है ना। इजैकुलेट करने के बाद अगर वो सीमन वेजाइना में जाएगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। पढ़ा चुका हूं सारी बातें। क्या बोलते हैं उसको? इंसेमिनेशन। इस मेथड में क्या है? इस मेथड में दोस्त ऐसा है कि मेल विड्रॉल कर लेता है अपना पेनिस बिफोर इजैकुलेशन। मतलब इजैकुलेशन हो ही ना, होने ही लगने वाली हो, उससे पहले मेल को पता लग जाता है कि इजैकुलेशन होने वाला है। उसी टाइम पे ही जो मेल होता है वो क्या करता है बच्चों? पेनिस को विड्रॉल कर लेता है, निकाल लेता है फ्रॉम वेजाइना। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तो अगर वो निकाल लिया तो इंसेमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है फिर। अरे बोलो, सीमन जो है वो वेजाइना तक जाएगा ही नहीं, जिसकी वजह से फिर से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ये मेथड भाई बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड माना जाता है। ठीक है, इसमें जो सक्सेस रेट है नेचुरल मेथड के वो बहुत ही कम रहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? सक्सेस रेट बहुत कम है। ठीक है, इसलिए नेचुरल मेथड ट्रेडिशनल मेथड है ये। इसमें चांसेस होते हैं, हायर चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है, जो लास्ट है बच्चों, लास्ट क्या है? लैक्टेशनल एमिनोरिया। लैक्टेशनल एमिनोरिया, स्पेलिंग देख लेना। स्पेलिंग मेरे ख्याल से यहाँ पे एच नहीं आएगा। ठीक है, लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया जो लास्ट प्रोसेस है, लास्ट पार्ट है किसका? नेचुरल मेथड का। उस कंडीशन में क्या करते हैं? जब फीमेल लैक्टेशन के टाइम पे होती है, लैक्टेशन मतलब जब फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग करा रही होती है, किसको? अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती है, उस टाइम पे मेंसेस नहीं होते। उस टाइम पे मेंसेस नहीं होते। रीजन क्या है बच्चों? सुनना। जब फीमेल के अंदर क्या होता है? मिल्क प्रोडक्शन हो रहा होता है, तो हार्मोन कौन सा होता है? प्रोलैक्टिन। पढ़ा चुका हूं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है, और जब प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होता है तो इसकी वजह से एस्ट्रोजन जो लेवल होता है वो क्या होता है? बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में रहता है। याद रखना, जब भी बॉडी के अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन रहेगा, एस्ट्रोजन का लेवल उसी टाइम पे कम रहेगा। अगर एस्ट्रोजन का लेवल कम है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पॉसिबल ही नहीं है चलनी। ठीक है, तो एमिनोरिया मतलब एब्सेंस होना। एब्सेंस होना किसका? एब्सेंस होना मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंसेस का एब्सेंस होना। तो लैक्टेशनल मतलब जब फीमेल मिल्क प्रोडक्शन कर रही होती है, एक बच्चे को माँ का जब दूध चल रहा होता है, उस टाइम पे मेंसेस नहीं होते, तो वो बड़ा सेफ पीरियड है सेक्सुअल एक्ट का। ठीक है, क्योंकि मेंसेस हो नहीं रहे, ओव्यूलेशन हो नहीं रही, तो वो बड़ा ही सेफ पीरियड माना जाता है। ठीक है, उस टाइम पे भी हमने कोई मेडिसिन वगैरह नहीं दी, राइट, तो वो भी हमारा नेचुरल मेथड में ही आता है इन सब का। इसलिए इसको बोलते हैं क्या? लैक्टेशनल एमिनोरिया। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं बच्चों, पेरियोडिक एब्स्टिनेंस या रिदम मेथड इसे बोलते हैं, दूसरा बोलते हैं कोइटस इंटरप्टस, या इसे हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, इसमें विड्रॉल हो रहा है तो इसे बोलते हैं विड्रॉल मेथड। क्या बोलते हैं?
विड्रॉल मेथड, ये आपको समझ में आ गया। और लास्ट लैक्टेशनल एमिनोरिया, ये भी आपके बात समझ में आ गई। तो यहां पे खत्म होता है हमारा नेचुरल या ट्रेडिशनल मेथड, किसका? कॉन्ट्रासेप्शन का। छाप लो भैया, अरे छाप लो गुरु, छाप लो, क्योंकि अगला जो टॉपिक रहने जा रहा हूं वो आर्टिफिशियल है और यही इंपॉर्टेंट भी है। सवाल तो यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा, पर समझने वाला ज़्यादा यहां पे मजा आता है आप लोगों को। चलिए 3, 2, 1 मिटा रहा हूं, 3, 2, 1 मिटा रहा हूं, चलो मिटा दिया। चलो बच्चों, आर्टिफिशियल मेथड समझा रहा हूं। आर्टिफिशियल मेथड बहुत मजेदार मेथड है, समझ में आएगा आप लोगों को, गारंटी मेरी है, समझ में आएगा आप लोगों को, गारंटी मेरी है भैया। चलिए आर्टिफिशियल मेथड, आर्टिफिशियल मेथड, भाई इस आर्टिफिशियल मेथड को भी हम लोगों ने 2 हिस्से में बांट दिया है। इस आर्टिफिशियल को भी हम लोगों ने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहला जो होता है उसे बोलते हैं परमानेंट मेथड। क्या बोलते हैं? परमानेंट मेथड, परमानेंट मेथड। और दूसरा होता है बच्चों टेम्परेरी मेथड। क्या होता है? टेम्परेरी मेथड। तो परमानेंट मेथड और टेम्परेरी। देखो परमानेंट मेथड में क्या है, देखो सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन रोकनी है। क्या है? ये मेथड अगर यूज किया तो जिंदगी में फर्टिलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी, जिंदगी में फर्टिलाइजेशन कभी हो ही नहीं पाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि परमानेंट मेथड में क्या होता है बच्चों, एक तरीके का ये सर्जिकल मेथड है। क्या है? सर्जिकल मेथड है, या इसे हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। क्या बोलते हैं? स्टेरिलाइजेशन मेथड है। स्टेरिलाइजेशन मतलब इनफर्टाइल कर देंगे पेरेंट्स को, कपल्स को क्या कर देंगे बच्चों? इनफर्टाइल कर देंगे। ठीक है? नसबंदी बोलते हैं, नसबंदी मेल्स में बोलते हैं, नसबंदी करा दी। वो नसबंदी और कुछ नहीं है, वो यही परमानेंट मेथड है, सर्जरी मेथड है। समझ रहे हो? ये मेल में भी होता है बच्चों और फीमेल में भी होता है। मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है। जो मेल में होता है उसको बोलते हैं वैसेक्टोमी। क्या बोलते हैं बच्चों? वैसेक्टोमी। किसी के पीछे भी टॉमी आ जाए, किसी के पीछे भी टॉमी आ जाए, टॉमी मतलब कुत्ता, कुत्ते को टॉमी बोलते हैं। और कुत्ता क्या है? काटता है। तो टॉमी का मतलब क्या होता है? कट करना। ठीक है? मेल के अंदर अगर ये सर्जिकल परमानेंट मेथड हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? वैसेक्टोमी। मेल के अंदर क्या करते हैं हम लोग, जो वासा डेफरेंस है, वासा डेफरेंस को ऐसे क्लिप करते हैं, बीच में से काट देते हैं और उनको फिर ऐसे करके टाई कर देते हैं। सोचो, वासा डेफरेंस सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर एक इजैकुलेटरी डक्ट बनाता था। याद है कि नहीं है? मैं पढ़ा चुका हूं। वासा डेफरेंस क्या करता है? सेमाइनल वेसिकल की डक्ट के साथ मिलकर एक डक्ट बनाते से बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, और वहां से सीमन आता है और बाहर यूरेथ्रा के थ्रू बाहर चला जाता है। अभी वासा डेफरेंस को ही काट दिया और उसको टाई कर दिया। समझ रहे हो? तो इसे बोलते हैं वैसेक्टोमी। तो सीमन आएगा ही नहीं। ठीक है? सीमन तो आएगा लेकिन उसमें सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा होगा, स्पर्म सेल्स नहीं होंगे, क्योंकि स्पर्म सेल्स तो कहाँ होंगे? आपके क्या बोलते हैं उसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से होते होते वासा रेटे टेस्टी, वासा एफरेंस, इन सब से होते होते आ रहे होंगे ना, है ना? वासा डेफरेंस तक तो आएंगे स्पर्म, लेकिन बाहर नहीं आ पाएंगे। बाहर सिर्फ क्या आएगा? सेमाइनल प्लाज्मा आएगा। ठीक है? ये होता है। एक्चुअली में सवाल आता है कभी कभार ना, एक बच्चा मुझसे पूछ रहा, कह रहा सर एक बात बताइए कि अगर मेल के अंदर वैसेक्टोमी हो गई, वासा डेफरेंस काट दिया गया, तो क्या सेमाइनल तो क्या ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स के टाइम पे क्या मेल कुछ इजैकुलेट नहीं करेगा? भाई मेल इजैकुलेट करेगा, लेकिन जो मेल इजैकुलेट करेगा वो सिर्फ सेमाइनल प्लाज्मा होगा, सिर्फ लिक्विड पार्ट होगा, उसमें स्पर्म सेल्स नहीं होंगे। इजैकुलेशन होगी लेकिन उससे प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि सेमाइनल प्लाज्मा में तो फ्रुक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन ये सब है, कैल्शियम आयन ये सब है। ये सब थोड़ी प्रेग्नेंट कर देगी एक फीमेल को। ठीक है? अच्छा, ये इरिवर्सिबल मेथड हो गया। कौन सी बात है? सर्जरी हो गई। तो ये कैसा मेथड है? इरिवर्सिबल। कैसा मेथड है? इरिवर्सिबल। मतलब एक बार अगर आपने ये प्रोसीजर करवा लिया तो बाय बाय, आप कभी फर्टाइल नहीं हो सकते फिर। ठीक है? फीमेल्स के अंदर इसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। फीमेल्स के अंदर इसे क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी का मतलब क्या होता है? फेलोपियन ट्यूब को कट कर देना। क्या कर देना? फेलोपियन ट्यूब को। अब क्या हुआ? फेलोपियन ट्यूब को कट कर दिया। 2 फेलोपियन ट्यूब होते हैं, दोनों को कट कर दिया और टाई कर दिया। तो अगर एग या सेकेंडरी oocyte आएगा तो वहां पे स्पर्म तो पहुंच नहीं पाएगा। रीजन क्या है भाई? रीजन यही है कि वहां पे कट कर दिया है,
अब ये गैप है उन दोनों के बीच में, स्पर्म कूद के कैसे आएगा भाई, समझ रहे हो। तो फीमेल हमेशा के लिए इनफर्टाइल, ठीक है। ये सब प्रोसीजर इसलिए लगाते हैं कि आगे बच्चे ना करें। जैसे मान लो किसी के 3-4 बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, तो गवर्नमेंट चिल्लाई जा रही है हम दो हमारे दो, लेकिन वो अभी भी नहीं मान रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम दो हमारे होने दो, ठीक है। तो उस टाइम पे जब गुस्सा आता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलती है कि भाई इतने बच्चे क्यों कर रहे हो, क्या करोगे इतने बच्चों का, तो उस टाइम पे क्या करवा लेते हैं, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। मेल के अंदर परमानेंट मेथड होता है। ये क्या होता है बच्चों, परमानेंट मेथड होता है, ठीक है। तो परमानेंट मेथड आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट इज टेम्परेरी मेथड। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टेम्परेरी मेथड। तो परमानेंट मेथड मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ 3, 2, 1 मिटा दिया। तो आर्टिफिशियल का जो आखिरी टॉपिक रह गया वो क्या रह गया, टेम्परेरी मेथड। क्या रह गया बच्चों, टेम्परेरी मेथड। बच्चों टेम्परेरी मेथड में 3 चीजें होती हैं। टेम्परेरी मेथड में बैरियर्स यूज की सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, बैरियर्स, ठीक है। तो टेम्परेरी जो मेथड है उसके अंदर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, पहली चीज बैरियर्स। बैरियर्स में क्या होता है, कॉन्डम्स वगैरह आते हैं, ठीक है, मेल कॉन्डम्स, फीमेल कॉन्डम्स, ठीक है, ये सब चीजें। बैरियर क्या करेगा, किसी भी तरीके से फिजिकली मीट नहीं करने देगा किसको, एग और स्पर्म को। सीधी सी बात है, यही बैरियर काम करेगा। एक बात बताओ, ये रहा स्पर्म, यहाँ स्पर्म है और यहाँ पे क्या है, ओवम है। दोनों को मिलने से पहले मैंने बीच में बैरियर लगा दिया। जब ये यहाँ तक कभी पहुंच ही नहीं पाएगा तो फर्टिलाइजेशन होगी कैसे। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों क्या, बैरियर मेथड। दूसरा होता है बच्चों मैकेनिकल मेथड। क्या होता है, मैकेनिकल में क्या होता है, हम लोग कुछ डिवाइसेस लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, डिवाइस। इसे बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। लिख दूं क्या, इसे बोलते हैं बच्चों इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। नाम से पता लग रहा है आपको, यूट्रस के अंदर कुछ डिवाइस, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस लगा दिए, ऐसे डिवाइस लगवा दिए जो फर्टिलाइजेशन होने ही नहीं देंगे। उसे क्या बोलते हैं, IUCDs, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। सिंपल सा कंसेप्ट है। ये गोल गोल लाइट आ रहा होगा आपको, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं, IUCDs का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, ठीक है ना। तो आप लोग अगर लिख रहे हो तो उसको अच्छे से लिख लेना, ठीक है। और तीसरा मेथड होता है बच्चों, तीसरा होता है केमिकल मेथड। क्या मेथड होता है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम लोग जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं बच्चों स्पर्मिसाइड्स। अरे व्हाट इज स्पर्मिसाइड्स, ऐसी चीजें जो स्पर्म्स को मार देंगी, ऐसी चीजें जो स्पर्म्स को मार देंगी। जैसे कुछ जेलीज आती हैं, कुछ क्या आती हैं, जेलीज आती हैं, कुछ क्या आती हैं, जेलीज के अलावा क्या आता है, कुछ क्रीम्स आती हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म्स आते हैं। ये चीजें स्पर्म्स को क्या करती है बच्चों, मार देती है। ये चीजें स्पर्म्स को क्या करती है, मार देती है। समझ में आ रही है मेरी बात। तो जेली, क्रीम्स, फॉर्म्स, ये सब अगर हम बैरियर मेथड के साथ यूज करें तो और भी इफेक्टिवनेस शो होता है। मान लो बैरियर मेथड तो यूज कर ही कर रहे हैं, मतलब कॉन्डम्स वगैरह तो यूज कर ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग इसके कुछ जेलीज, क्रीम्स या ऐसी चीजें भी लगा रहे हैं जो स्पर्म्स को मार देगा, ऊपर जाने से पहले ही क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा, ठीक है ना। तो स्पर्म्स, इसे क्या बोलते हैं हम लोग केमिकल में, स्पर्मिसाइड्स। इसके अलावा बच्चों कुछ पिल्स यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कुछ पिल्स, कुछ दवाइयां यूज करते हैं, है ना। पिल्स जो मुंह से खाई जाती हैं। दवाइयां किससे खाई, ओरल पिल्स जिसे बोलते हैं, जो कि मुंह से खाई जाती हैं। ये 2 तरीके की पिल्स होती हैं ये 2 तरीके की पिल्स होती हैं। इस एक को बोलते हैं हम लोग कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स मतलब कुछ ना कुछ तो जुड़ा ही होगा इनके अंदर, 2 चीजें मिलकर जुड़ी होंगी, इसलिए बोल रहे कंबाइंड। और एक होती है बच्चों सिंपल पिल्स। क्या होती है, सिंपल पिल्स। इसमें एक ही चीज होंगी, मैं बताता हूं आपको क्या है। कंबाइंड पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों डाला जाता है। उन पिल्स के अंदर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की मात्रा दोनों होंगी, ठीक है। लेकिन सिंपल पिल्स में सिर्फ प्रोजेस्टेरोन होगा। अभी पढ़ाऊंगा, अभी तो सिर्फ इंट्रो है यार, अभी तो टेम्परेरी मेथड का बच्चों इंट्रो बता रहा हूं, अभी तो सारा पढ़ाऊंगा। हाँ, अभी तो सारा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो सिर्फ इंट्रो चल रहा है कि टेम्परेरी मेथड में क्या क्या आता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया बैरियर्स, मैकेनिकल और इसके अलावा केमिकल। केमिकल में स्पर्मिसाइड्स यानी जेली, क्रीम्स, फॉर्म्स,
इन सबको हम लोग यूज करते हैं मैक्सिमम बैरियर मेथड के साथ, ताकि इफेक्टिवली अच्छे से काम करे हमारा कॉन्ट्रासेप्शन। फिर आता है पिल्स, कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं जैसे कंबाइंड पिल्स या सिंपल पिल्स। मेनली ये पिल्स इसलिए यूज़ किया जाता है, भाई देखो पिल्स ये तो टेम्परेरी मेथड है, ये टेम्परेरी मेथड यूज़ क्यों किया जा रहा है? इस टेम्परेरी मेथड का रीज़न यही है कि या तो बच्चे हो ना, जैसे 2 बच्चे हो गए, इवन उसके बाद भी सेक्सुअल इंटरकोर्स चल रहा है, या 2 कपल्स अभी भी सेक्सुअली एक्टिव हैं, तो आगे जाके फर्टिलाइजेशन ना हो और बच्चे ना हो, पॉपुलेशन बढ़े ना, या तो एक कारण ये है। या फिर मान लो बच्चों के बीच में गैप देना है, जैसे मान लो यूँ नहीं है कि आज एक बच्चा हुआ 9 महीने बाद तुरंत अगले 1-1.5 साल में फिर एक बच्चा हो गया। पेरेंट्स चाहते हैं कि एक बच्चे के बीच में एटलीस्ट 3-4 साल का गैप रहे, तो वो लोग क्या मेथड यूज़ करते हैं? वो लोग ये टेम्परेरी मेथड यूज़ करते हैं। क्योंकि आप बोलो सर नेचुरल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला नेचुरल मेथड में रिस्क है, वो पर इफेक्टिव नहीं है इतना जितना इफेक्टिव ये रहेगा। भले ही नेचुरल मेथड में मिनिमम या मैं बोलूँ नो साइड इफेक्ट्स, बिल्कुल साइड इफेक्ट्स ना हो, ये भी बोल सकता हूँ। भले इसमें थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि भाई देखो कुछ पिल्स हम डाल रहे हैं, कुछ डिवाइसेस हम डाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें ठीक है। कुछ ना कुछ तो अगर आप बॉडी से छेड़खानी करोगे कुछ ना कुछ तो आएगा ही दिक्कत, ठीक है। और लास्ट होता है बच्चों कुछ इम्प्लांट कर दिया, क्या कर दिया? कुछ इम्प्लांट कर दिया, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? इम्प्लांटेशन। कुछ चीज़ें इम्प्लांट कर देते हैं हम लोग, वो भी ऑफकोर्स सी बात है, हार्मोन से बनी होती है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ही होगा उसके अंदर, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रुकेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेरी मेथड, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेरी मेथड। और अब हम इस टेम्परेरी मेथड को एक एक करके इन सारे टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप लोग रेडी हैं? अरे बोलो, क्या आप लोग रेडी हैं? क्योंकि मैं खत्म कराने वाला हूँ, बहुत बढ़िया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, खत्म हो जाएगा अभी तुरंत। चलिए दोस्त स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द बैरियर मेथड। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग? छाप लो इसको, छाप लो इसको। एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं बता रखा है, एनसीईआरटी में सीधा लिख रखी सारी बातें। बस सारी बातें लिखने से क्या मतलब, हमें पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन किस में आ रही है। 3, 2, 1 मिटा रहा हूं, चलिए मिटा दिया। बैरियर मेथड सबसे इजी मेथड है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। सुनना बच्चों, सुनना। पहला टॉपिक क्या पढ़ा रहा हूं? बैरियर मेथड। क्या पढ़ा रहा हूं बच्चों? बैरियर मेथड। भाई बैरियर मेथड में मेनली जो यूज होता है, मेनली बैरियर लगा रहे हैं हम लोग। बैरियर होता है बच्चों कॉन्डम्स। ये मेल के लिए भी होता है और फीमेल के लिए भी होता है, मतलब मेल कॉन्डम्स भी आते हैं और फीमेल कॉन्डम्स भी आते हैं। फीमेल कॉन्डम्स को हम लोग बोलते हैं बच्चों फेमीशील्ड। क्या बोलते हैं? फेमीशील्ड। नाम से समझ लो, फेमीशील्ड मतलब फीमेल के लिए कोई एक शील्ड है कि नहीं? तो कॉन्डम्स मेल के लिए भी आते हैं, फीमेल के लिए भी आते हैं। कॉन्डम्स कुछ नहीं होते बच्चों, कॉन्डम्स एक तरीके की रबर लेटेक्स से बना होता है। जो कॉन्डम्स बना होता है वो किससे बना होता है? लेटेक्स या रबर से बना होता है। किसका बना होता है? लेटेक्स, रबर से बना होता है, ठीक है। ये क्या होता है? कुछ नहीं होता, कोपुलेटरी ऑर्गन जो होता है, क्या होता है बच्चों? कोपुलेटरी ऑर्गन। कोपुलेटरी ऑर्गन क्या होता है सर? कोपुलेटरी ऑर्गन मतलब पेनिस। कोपुलेटरी ऑर्गन मतलब पेनिस। तो जो मेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है, जो पेनिस है, उसके ऊपर इस कॉन्डम को रोल्ड ओवर कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? ऊपर उसको रोल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बच जाता है। डायरेक्ट कांटेक्ट होने से बच जाता है। किसका? वेजाइना का और मेल के पेनिस का, जिसकी वजह से अगर मेल इजैकुलेट भी करेगा तो उसी कॉन्डम के अंदर सीमन जो है वो वहीं रह जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगी नहीं, क्योंकि इंसेमिनेशन हुआ ही नहीं। इसके अलावा इसका और भी एक बढ़िया काम है जो बैरियर मेथड है। एक तो ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बचा रहा है। क्या कर रहा है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बचा रहा है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं, एसटीडीज, या मैं बोलूँ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, या एंड जो एड्स होता है वो भी नहीं फैलता। वो भी क्या होता है बच्चों? नहीं फैलता। क्योंकि आपको पता है एड्स या एसटीडीज फैलने का एक ही तरीका है, वो है सेक्सुअल एक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, है ना, जो 2 मीटिंग होती है उससे होता है। ये मीटिंग को रोक देगा, ऑफकोर्स सी बात है एसटीडीज या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आगे फैलेगी नहीं। क्या मेरी बात समझ में आई इतनी? अरे बोलो। चलिए, सेम चीज़ फीमेल के पास भी जो फेमीशील्ड होती है, जो फीमेल कॉन्डम्स होता है, वो भी वेजाइना के ऊपर रोल कर दिया जाता है, वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से फर्टिलाइजेशन होगी नहीं।
अरे आई कि नहीं बात समझ में। दूसरी बात, ये बहुत अच्छी चीज़ है बैरियर मेथड, जो कॉन्डम्स है बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है। इसकी एक अच्छी बात और है कि ये जो भी इसको यूज़ कर रहा है वो उसको प्राइवेसी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? प्राइवेसी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये खुद से ही इंसर्ट कर दिया जाता है। इसके लिए कोई आपको डॉक्टर की या नर्स की या मेडिकल प्रोफेशनल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको इसके लिए, ठीक है। एक नॉर्मल इंसान भी खुद से इसको पहन सकता है, इसलिए बोलते हैं प्राइवेसी देता है। ये जो यूज़ कर रहा है उसको यूज़र प्राइवेसी जिसे कहते हैं। अरे आई कि नहीं इस बात समझ में। कॉन्डम्स के अलावा बच्चों डायाफ्राजम, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स, ये नाम से लग रहा है आपको। ये डायाफ्राजम्स वो नहीं है जो आप सोच रहे हो डोम शेप स्ट्रक्चर। डायाफ्राजम एक तरीके का क्या है, वो भी इसके हम लोग फीमेल के अंदर इंसर्ट करते हैं। डायाफ्राजम क्या होता है? एक फीमेल के अंदर हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं। सर्वाइकल कैप्स नाम से पता लग रहा है, एक कैप लाइक, एक कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहाँ डालते हैं? सर्विक्स तक ही चला जाता है, ताकि इंसेमिनेशन अगर हुई भी है तो उसी के अंदर रह जाए और उसको हम बाहर निकालेंगे तो वापसी उस सारा का सारा सीमन उस कैप के अंदर फंस जाएगा जाके, ठीक है। या बच्चों एक और वर्ड होता है वेजाइनल वोल्ट। क्या बोलते हैं? वेजाइनल वोल्ट। ये सब फीमेल्स के लिए होते हैं। ये सब क्या होते हैं? फीमेल्स के लिए होते हैं, जो कि एक्ट कर रहे होते हैं एज अ बैरियर मेथड। एक्ट कर रहे होते हैं एज अ बैरियर मेथड, ठीक है। तो रबर लेटेक्स शीट से बना होता है। किससे बना होता है? रबर लेटेक्स शीट से बना होता है। अरे आई कि नहीं बात समझ में। तो दिस इज ऑल अबाउट बैरियर मेथड। दिस इज ऑल अबाउट बैरियर मेथड। इन्हीं बैरियर मेथड के साथ जो केमिकल जो मेथड था उसका जो स्पर्मिसाइड्स थे, जो क्रीम्स थी, जेलीज थी, फॉर्म्स थी, उनको हम लोग यूज करते हैं इनके साथ, ताकि इफेक्टिवनेस और बढ़ जाए। अरे आई कि नहीं बात समझ में। छापो उसको, क्योंकि नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आईयूसीडीज। सर आईयूसीडीज क्या है? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। किस में आता है ये? आर्टिफिशियल के, टेम्परेरी के, मैकेनिकल के अंदर। अरे बोलो, नेक्स्ट हेडिंग मार लो फटाफट से। आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव। उधर मैंने कहा था लाइट पड़ रही थी तो मैं इसलिए पूरा लिख रहा हूं यहां पे। डिवाइसेस, इसे क्या बोलते हैं? आईयूसीडीज। क्या बोलते हैं बच्चों? आईयूसीडीज, इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। इस कंडीशन के अंदर इसमें क्या होता है? सुनना, कोई ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम यूट्रस के अंदर लगा रहे हैं। ऐसे डिवाइसेस हैं जिसको हम यूट्रस के अंदर लगा रहे हैं। ये खुद से नहीं लगाए जाते, इसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल, एक्सपर्ट नर्सेज, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। आप खुद से नहीं लगा सकते इसको, ठीक है। इसमें होता है बच्चों, पहला आता है ऐसे डिवाइसेस जिनमें कोई मेडिसिन की यूज नहीं की जा रही। नॉन मेडिकेटेड डिवाइसेस, ऐसी डिवाइसेस जिसमें कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं किया जा रहा है। इसका बेस्ट एग्जांपल है बच्चों लिप्स लूप। एग्जांपल क्या है? लिप्स एंड लूप। इसमें क्या होता है? देखो लिप्स एंड लूप ऐसे करके होता है कुछ ऐसे करके। ये देख रहे हो लिप्स एंड लूप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, और ऐसे करके एक धागा सा लगा होता है इसके अंदर, ठीक है। ये लिप्स एंड लूप बच्चों किसका बना होता है? पॉलीइथाइलिन का। किसका बना होता है? मेड अप ऑफ पॉलीइथाइलिन का बना होता है। और इसके ऊपर जो लेयर चढ़ी होती है वो किसकी चढ़ी होती है? बेरियम सल्फेट की, BaSO4। बेरियम सल्फेट की इसके ऊपर लेयर चढ़ी होती है। अरे न्याय मेरी बात समझ में। ये जो लिप्स लूप है इसे इंसर्ट किया जाता है यूट्रस के अंदर। ये पॉलीइथाइलिन का बना होता है जिसके ऊपर क्या होता है? बेरियम सल्फेट होता है। एक्चुअली में ये करता क्या है? इनका काम होता है कि स्पर्म की जो अपवर्ड मूवमेंट है उसको रोक देना। अब स्पर्म अपवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा तो क्या फर्टिलाइजेशन के लिए एम्ब्रियो तक पहुंच पाएगा? अरे बोलो, अगर स्पर्म अपवर्ड मूवमेंट कर ही नहीं पाएगा तो क्या वहां तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो एक तरीके का क्या है? ये कॉन्ट्रासेप्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? कॉन्ट्रासेप्शन कर रहा है। अरे बोलो, क्या कर रहा है? कॉन्ट्रासेप्शन कर रहा है। तो नॉन मेडिकेटेड में आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल पढ़ना है जिसे बोलते हैं लिप्स एंड लूप। पॉलीइथाइलिन का बना होता है, बेरियम सल्फेट उस पर लिखा आता है, बेरियम सल्फेट इम्प्रेग्नेटेड मतलब बेरियम सल्फेट उस पर है। और वो क्या करता है?
अपवर्ड मूवमेंट स्पर्म की रोकता है, कॉन्ट्रासेप्शन करवा रहा है। तो आपको यही पढ़ना है आपको सिर्फ किसमें, नॉन मेडिकेटेड में। अगला आता है बच्चों मेडिकेटेड डिवाइसेस। नेक्स्ट इज मेडिकेटेड डिवाइसेस। नॉन मेडिकेटेड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेटेड डिवाइसेस सेकंड नंबर। अब वो डिवाइसेस जो कुछ चीजें रिलीज करेंगे उसे क्या बोलते हैं, मेडिकेटेड डिवाइसेस। ये दो तरीके के होते हैं बच्चों। पहला जो होता है वो होता है कॉपर रिलीजिंग क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस। ऐसे डिवाइसेस जो कॉपर आयंस रिलीज करेंगे, ऐसे डिवाइसेस जो कॉपर आयंस रिलीज करेंगे। और दूसरा होता है बच्चों हार्मोन रिलीजिंग, ऐसे डिवाइसेस जो हार्मोन रिलीजिंग करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। तो दो तरीके के होते हैं मेडिकेटेड के अंदर, कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस और हार्मोनल रिलीजिंग डिवाइसेस। भाई कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। कॉपर टी, ठीक है, कॉपर T7, ठीक है, कॉपर टी हो गया, कॉपर T7 हो गया, कॉपर 255 हो गया। ये सब इसकी वैल्यूज है, अलग अलग वैल्यूज, अलग अलग टाइम दिखाती है कि कितने टाइम तक ये चलेगा, ठीक है। इसके अलावा मल्टी रोड 375, ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं वो किसके हैं, कॉपर रिलीजिंग हॉर्मोन्स के हैं। किसके एग्जांपल्स है बच्चों, कॉपर रिलीजिंग हॉर्मोन्स। एक्चुअली में ये कॉपर, ये डिवाइस मान लो ये एक ऐसा डिवाइस है जो कॉपर रिलीज करेगा। हमने इसको यूट्रस के अंदर डाल दिया। अब ये डिवाइस क्या करेगा, ये डिवाइस कॉपर आयंस को रिलीज करेगा। और ये कॉपर आयंस जो होता है स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है। क्या करता है बच्चों, स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देता है। तो जिसकी वजह से स्पर्म मोटाइल रहेगा नहीं, स्पर्म डेड कर जाएगा, वहीं खत्म कहानी। स्पर्म की मोटिलिटी को रोकता है, लिख लेना, स्पर्म की मोटिलिटी को यहाँ पे ये रोक देता है, फिर स्पर्म मर जाता है वहीं पे पड़े पड़े और खत्म कहानी। कॉपर रिलीजिंग ये करता है। एक्चुअली में ये डिवाइसेस जो यूज किए जाते हैं आईयूडीज, मैंने आपको पहले बताया, इनका एक टाइम पीरियड होता है। इतने टाइम तक ये काम करते हैं, उनके बाद इनको निकाल दिया जाता है, या तो ये खुद से निकल जाते हैं। कॉपर टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि टी शेप का ऐसे होता है, ऐसा ऐसा, ये ऊपर से टी शेप का होता है, ठीक है। तो जब इसको अंदर डिवाइस को फिट किया जाता है तो इसको ऐसे अंदर ऐसे खींच के फिर अंदर करके और फिर ऐसे करके खोल दिया जाता है ताकि वो ऐसे अटका रहे, समझ रहे हो। तो और ये क्या रिलीज करेंगे, कॉपर आयंस रिलीज करेंगे। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में। तो दिस इज कॉपर रिलीजिंग डिवाइसेस जो कि स्पर्म की मोटिलिटी को रोक देगा बच्चों। अगला जो होता है बच्चों वो होता है हार्मोन रिलीजिंग। अगला क्या होता है हार्मोन रिलीजिंग। ये हार्मोन्स रिलीज करेंगे, क्या रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीज करेंगे। एग्जांपल बताऊं, एग्जांपल इसका है LNG-20, एक एग्जांपल है इसका LNG-20, या एक और एग्जांपल है प्रोजेस्टेरेट। स्पेलिंग देख लेना बच्चों, स्पेलिंग देख लेना, LNG-20 या प्रोजेस्टेरेट, ये एग्जांपल है इसके। एक्चुअली में ये क्या, ये हार्मोन रिलीज करते हैं। ये क्या रिलीज करते हैं बच्चों, हार्मोन रिलीज करते हैं। और ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग के अंदर हार्मोन, देखो हार्मोन, आपने अगर मेरे से मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी है तो मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल में सब हार्मोन का खेल है और हार्मोन एंडोमेट्रियम में बड़ा इफेक्ट डालता है। तो ये भी यही है, ये भी हार्मोन रिलीज करते हैं। नाम से लग रहा है प्रोजेस्टेरेट, तो ये प्रोजेस्टेरिन हार्मोन जो भी रिलीज करेगा, ठीक है। तो ये हार्मोन्स रिलीज करते हैं और हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, एंडोमेट्रियल की लाइनिंग के अंदर चेंजेस जो आते हैं वो रुक जाते हैं। वो चेंजेस आएंगे ही नहीं, वो चेंजेस आएंगे नहीं तो इम्प्लांटेशन होगा ही नहीं। अरे आई कि नहीं बस उनमें भाई, मैं ये क्यों बता रहा हूँ, ये फंक्शंस हैं, ये एनसीईआरटी में गिवन है और पूछे भी जाते हैं एग्जाम के अंदर कि हार्मोनल रिलीजिंग ऐसा क्या कर रहा है, ये सप्रेस कर रहा है एंडोमेट्रियल लाइनिंग की एक्टिविटी को, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। या फिर ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। अरे बोलो, ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज कर रहा है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ही नहीं होगा। ओव्यूलेशन को भी रोकता है कौन, हार्मोन रिलीजिंग वाला भाई साहब। इसके अलावा ये सर्विक्स के अंदर भी चेंजेस कर देता है, सर्विक्स की लाइनिंग में भी चेंज कर देगा, जिसकी वजह से स्पर्म भी ऊपर नहीं जा पाएंगे। अरे इतने सारे काम है। अरे बोलो, जो सर्विक्स के अंदर जो म्यूकस है ना, म्यूकस, उसकी सिक्रीशन को बढ़ा देता है, सर्वाइकल म्यूकस की सिक्रीशन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से स्पर्म जा ही नहीं पाते और ऊपर वहीं जाके मर जाते हैं, खत्म कहानी, वहीं रुक जाएंगे जाके। ये काम किसका है, हार्मोन रिलीजिंग का। अरे बोलो यार, हार्मोन रिलीजिंग, कॉपर रिलीजिंग समझ में आ गया। कॉपर रिलीजिंग मेनली स्पर्म को अफेक्ट करता है और हार्मोन रिलीजिंग मेनली फीमेल के अंदर जो हार्मोन्स है उनको अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन ना हो।
या एंडोमेट्रियल की लाइनिंग चेंज ना हो। एनसीईआरटी में पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये वही लोग यूज करते हैं जिनको अपने बच्चों के बीच में गैप रखना हो, एक बच्चे से बीच में दूसरे बच्चे के बीच में गैप रखना हो, तो कुछ टाइम के लिए डिवाइसेस डाल लिया, उन डिवाइसेस का टाइम खत्म हुआ, उसको निकाल लिया, फर्टिलाइजेशन करवा लिया। अरे आई कि नहीं बात समझ में? चलिए बहुत बढ़िया। जो लास्ट टॉपिक रह गया बच्चों, लास्ट टॉपिक नहीं एक्चुअली, अभी तो पिल्स रह गया। क्या रह गया? पिल्स। तो मैंने आपको बताया था, तो नेक्स्ट है केमिकल में वो क्या आते हैं? पिल्स। मिटा दूं? चलिए मिटा रहा हूं। चलिए बच्चों, अब पढ़ रहा हूं मैं आपको पिल्स के बारे में। पिल्स मतलब दवाइयां, कुछ दवाइयां दी जाती हैं। क्या दी जाती है? कुछ दवाइयां दी जाती है, मैं बोलता हूं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। क्या बोलता हूं? कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। मैंने आपको बताया था ये भी दो तरीके की पिल्स होती हैं। पहली होती है बच्चों कंबाइंड पिल्स, और दूसरी होती है, वेरी गुड, सिंगल पिल्स। तो कंबाइंड पिल्स और सिंगल पिल्स। पहले हम पढ़ेंगे कंबाइंड पिल्स के बारे में। देखो, कंबाइंड मतलब जो भी पिल्स होंगी वो हार्मोन से बनी होंगी। किससे बनी होगी? हार्मोन से। हार्मोन कौन से? दो ही, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। इसके अलावा कोई हार्मोन नहीं यूज हो रहा होगा। तो कंबाइंड पिल्स ऐसी पिल्स होती है जिनमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों के दोनों मिलाए जाते हैं और फिर फीमेल को दिया जाता है। इसमें कंबाइन किया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को। ये दोनों मिलके कुछ इस तरीके से एक्ट करते हैं जिसकी वजह से ओव्यूलेशन हो ही नहीं पाती। ओव्यूलेशन नहीं हो पाती बच्चों, ओव्यूलेशन नहीं हो पाती। ठीक है। कंबाइंड पिल्स, आजकल जो पिल्स बनाई जा रही है वो इस तरीके से पिल्स बनाई जा रही है जिसमें, हे राम कितनी गर्मी लग रही है। आजकल की जो पिल्स है वो ऐसी बनाई जा रही है जिसका लिटिल साइड इफेक्ट्स हो। क्या हो? बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स हो। लेकिन अगर पिल है, केमिकल है उसके अंदर इंक्लूड, तो आपको साइड इफेक्ट्स आएंगे ही आएंगे, ये बात गारंटी है। लेकिन कोशिश की जा रही है ऐसी साइड इफेक्ट, ऐसी दवाई बनाई जाए जो ज़्यादा इफेक्ट ना करे। ठीक है। तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मिला के दवाई जाती है, बोलते हैं कंबाइंड पिल्स। क्या बोलते हैं बच्चों? कंबाइंड पिल्स बोलते हैं। तो इनका डोज कैसा होता है? इनका जो डोज होता है, डोज कैसे देते हैं? जैसे मान लो 5 दिन तक मेंसेस चले, 5 दिन तक क्या चले? मेंसेस चले। तो मेंसेस खत्म होने के बाद ये दी जाती है करीब 21 डेज तक। 21 दिन की साइकिल होती है इसकी। 21 दिन तक लगातार ये दवाई दी जाती है। मान लो 1 से लेके 5 तक मेंसेस चले, तो 5 के बाद से ये लोग दवाई देना शुरू करते हैं 21 दिन तक, जब तक नेक्स्ट साइकिल के, जैसे मान लो 1 से लेके 5 तारीख तक मेंसेस चले, मेंसेस चले फीमेल के अंदर, तो ये दवाई जो ये कंबाइंड पिल्स है कब दी जाएंगी? 5 तारीख से दी जाएंगी, क्योंकि 5 तारीख को ख़त्म हो गए। तो 5 से लेके करीब 21 मतलब 25 दिन तक देंगे, करीब 20-21 दिन तक इस डोज दिया जाता है। ये इसका डोज है बच्चों। कंबाइंड पिल्स का डोज है 21 दिन। 21 दिन दी जाती है। और स्टार्ट कब करते हैं? मेंसेस खत्म होने पे। अरे बोलो मेरी बात, मेंसेस खत्म होने पे ये दवाई दी जाती है। मेंसेस खत्म हुई, उसके 21 दिन लगातार ये मेडिसिन दी जाएगी। और वो क्या करेगी? वो ओव्यूलेशन नहीं करेगी। ओव्यूलेशन नहीं करने की वजह से क्या होगा बच्चों? मेंसेस स्किप होंगे। मेंसेस क्या होंगे? स्किप होंगे। ठीक है। चलो अगला जो होता है बच्चों, कंबाइंड पिल्स के बारे में बताया मैंने आपको। नेक्स्ट है जो मैं बता रहा हूं आपको, वो है सिंगल पिल्स। क्या है बच्चों? सिंगल पिल्स। भाई सिंगल पिल्स में क्या आता है? मैंने आपको पहले ही बोला था इसमें कंबाइंड है, क्योंकि इसमें ये हार्मोन और ये हार्मोन दोनों मिक्स्ड है। इसमें कोई एक ही हार्मोन होगा। देखो सिंगल पिल्स को हम लोग पीओपी भी कहते हैं। साहब पीओपी का मतलब प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। क्या बोलते हैं? प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स। मतलब ऐसी दवाइयाँ, ऐसी गोलियाँ, ऐसी पिल्स जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही होगा। एस्ट्रोजन क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट होता है बच्चों। एस्ट्रोजन क्या होता है इसके अंदर? एब्सेंट होता है। ये डेली पिल्स हैं। क्या है बच्चों? डेली पिल्स हैं, रोज ली जाती हैं। जैसे ये 21 दिन ली जाती है ना, ये 21 दिन का खेल नहीं है इसके अंदर। ये डेली पिल्स होती हैं। क्या होती हैं? डेली पिल्स होती हैं। तो आजकल जो बढ़िया एक मेडिसिन आई है बच्चों, एक मेडिसिन आई है बढ़िया जिसे बोलते हैं सहेली। क्या बोलते हैं? सहेली। सहेली जो बनाई गई है एक नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन से बनाई गई है। एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है। क्या है? एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है। बहुत बढ़िया मेडिसिन बनाई गई है सहेली। ठीक है। जो कि एक बढ़िया काम कर रही है कॉन्ट्रासेप्शन की तरह। एक नॉन स्टेरॉयडल पिल है, मतलब बहुत ही लीस्ट साइड इफेक्ट्स होंगे। साइड इफेक्ट्स तो होंगे, ऑफ कोर्स सी बात है, लेकिन बहुत ही लीस्ट
जिसे लीस्ट कहते हैं ना, उतने साइड इफेक्ट्स होंगे इसके अंदर, ठीक है। सहेली, इसका जो डोज होता है बच्चों, वो लेते हैं वंस इन अ वीक। एक हफ्ते में एक बार ये दवाई लो, काम चलता रहेगा। एक हफ्ते में एक बार दवाई लो, बढ़िया है, काम चलता रहेगा। इट टेक्स वंस इन अ वीक, वंस इन अ वीक। ये एनसीईआरटी बोलती है वंस इन अ वीक, लेकिन मैं आपको बताऊं पहले 3 महीने में, पहले 3 महीने के लिए ये एक दिन में मतलब एक हफ्ते में 2 बार ली जाती है। जैसे मैं बता रहा हूं क्या, सहेली जो है उसका तरीका क्या लेने का, वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार गोली ली जाती है। लेकिन पहले 3 महीने इसको ट्वाइस इन अ वीक देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी ये बताती नहीं है कि ट्वाइस इन अ वीक। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार, ठीक है। लेकिन पहले 3 महीने में हफ्ते में 2 बार दी जाती है। इसके अलावा बच्चों मैंने आपको बताया, इसके अलावा ना कुछ एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शंस भी होते हैं। क्या होते हैं? एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। हेडिंग मार रहा हूँ यहाँ पे, एमरजेंसी, हेडिंग नहीं यहीं पे बता रहा हूँ आपको मैं छोटी सी बात। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन, भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 72 आवर्स के अंदर अंदर ये पिल्स लेनी होती हैं। अगर ये 72 आवर्स के अंदर अंदर आपने ये पिल्स ले ली तो इन्हें एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की तरह काम करती है। मान लो कोई फीमेल है, उसके साथ मान लो एक रेप हो जाता है। क्या हो जाता है? रेप हो जाता है, या कोई कैजुअल सेक्सुअल एक्ट हो रहा हो जिसकी वजह से उसको डाउट है कि फर्टिलाइजेशन हो सकती है। क्या डाउट है उसको? फर्टिलाइजेशन हो सकती है। तो उस टाइम पे ये पिल्स ले ली जाती हैं, 72 आवर्स के अंदर अंदर ये पिल्स ले ली जाए तो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन हो जाता है। एक्चुअली में वो एंडोमेट्रियम को बनाए रखने देती नहीं है, एंडोमेट्रियम शट डाउन कर जाती है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो जाता है? कम। ये जो इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ये जो पिल्स होती है इमरजेंसी की, है ना, मैं बताता हूँ आपको। मेनली जो यूज़ करते हैं हम लोग वो है मिफप्रिस्टोन। मिफप्रिस्टोन एक दवाई होती है बच्चों, एक ड्रग है जो यूज़ किया जाता है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। 72 घंटे के अंदर अंदर, 48 घंटे में लोगे तो और अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन 72 घंटे के अंदर अंदर ये दवाई ली जाती है। मिफप्रिस्टोन के साथ हम लोग मीजोप्रोस्टोल भी यूज़ करते हैं, मीजोप्रोस्टोल। बट एनसीईआरटी इन दोनों के बारे में नहीं बताती, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट फॉर नॉलेज कि ये जो दवाइयाँ मिफप्रिस्टोन और मीजोप्रोस्टोल, ये एक्ट करती है एज अ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। एक्चुअली में ये जो ड्रग्स हैं ये प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम कर देती है बॉडी के अंदर। क्या करती है बच्चों? प्रोजेस्टेरोन का लेवल बॉडी के अंदर कम कर देती है। और आपको मालूम है कि प्रोजेस्टेरोन का काम है एंडोमेट्रियल लाइनिंग को बनाए रखना, यानी प्रेगनेंसी को बनाए रखना, है कि नहीं? अब ये और जैसे ये मेडिसिन देंगे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनी रहेगी नहीं, तो एंडोमेट्रियम भी शेडो के नीचे गिर जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी वहीं पे, ठीक है। तो ये बोलते हैं, कुछ होते हैं इसे बोलते हैं लोग इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस होते हैं बच्चों जिसे बोलते हैं इंजेक्टेबल। क्या बोलते हैं? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन। अरे बहुत इजी टॉपिक है यार, बहुत इजी टॉपिक है, मजा आ रहा होगा आपको पढ़ने में, डॉक्टर वाली फीलिंग आ रही होगी अभी तो। दवाई प्रिस्क्राइब मत कर देना किसी को बैठ के कहीं, लाइसेंस चाहिए उसके लिए, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा क्या? इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल मतलब कुछ इंजेक्शंस होते हैं ऐसे जो लगाए जाएं तो वो कॉन्ट्रासेप्शन की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इसका एक फ़ायदा है बच्चों, इसका फ़ायदा क्या? जैसे हमें जो गोलियां हैं वो एक डोज के फॉर्म में कभी 21 दिन लेनी पड़ रही है, कभी रोज़ लेनी पड़ रही है, कभी वंस इन अ वीक लेनी पड़ रही है ना। तो इसमें ये सिस्टम खत्म होता है, एक बार ये डोज लगा, एक बार ये इंजेक्शन का डोज लगा, ठीक है। इंजेक्शन का नाम क्या होता है? डिपो-प्रोवेरा। बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी याद रखने की जरूरत नहीं है। ये इंजेक्शन लगा, 1 महीने का काम खत्म, वंस इन अ मंथ, 1 महीने में एक बार लगता है, खत्म कहानी। 1 महीने में एक बार लगता है, खत्म कहानी, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कुछ इम्प्लांटेशन भी होती हैं। इम्प्लांटेशन क्या होता है बच्चों? कुछ एक डिवाइसेस होते हैं जो डिवाइसेस रिलीज करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। कुछ डिवाइसेस होते हैं जिसे बोलते हैं कुछ डिवाइसेस होते हैं जो क्या रिलीज करते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। उन डिवाइसेस में से एक डिवाइस का नाम क्या है? नोर प्लांट। क्या नाम है? नोर प्लांट एक डिवाइस होता है जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन लेवल सिक्रीट करता है, ठीक है, जिसकी, और इसको ना इम्प्लांट करने का तरीका होता है। इम्प्लांट जो डाला जाता है बॉडी के अंदर, या तो वो आर्म में जाएगा या फिर वो कहीं फोर आर्म में डलेगा, या तो आर्म में डलेगा या तो फोर आर्म में डलेगा। एक छोटा सा इंसिजन करके इस डिवाइस को फिट कर दिया जाता है, और करीब करीब ये कितना इफेक्टिव होता है आपको मालूम है? 5 साल तक
ये इफेक्टिव रहता है। तो 5 साल तक टेंशन नहीं लेनी, 5 साल तक कोई दवाई खानी नहीं है, कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो ये होता है बच्चों इम्प्लांटेशन। तो भाई जितनी भी मैंने आपको चीज़ें बताई, केमिकल वाला जो भी मैंने आपको सिस्टम बताया, पिल्स बताई, जेलीज बताई, बहुत सारी चीज़ें बताई, डिवाइसेस बताए, भले ही इनके बहुत लो साइड इफेक्ट्स है, बड़े कम साइड इफेक्ट्स है, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो हैं, ठीक है। साइड इफेक्ट्स लाइक एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना, राइट। इसके अलावा नोजिया, उल्टी जैसा मन रहना, उल्टी आना, ठीक है। इवन कैंसर तक पॉसिबल है। इन चीज़ों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, बट स्टिल ये बहुत रेयर चांस है कि कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर मेनली बहुत रेयर चांस है कि हो ऐसा, ठीक है। लेकिन हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते कि इन चीज़ों के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। इसके अलावा जो साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं बच्चों, आप एक नॉर्मल बॉडी से छेड़खानी कर रहे हैं, तो आप अपने पीरियड्स जो एक नॉर्मल समय पे आने चाहिए आप उसको स्किप करवा रहे हैं, तो ऑफकोर्स सी बात है बॉडी में कुछ तो चेंजेस आएंगे, है ना, जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर आजकल इर्रेगुलर पीरियड्स आना बहुत नॉर्मल हो गया है ना। इर्रेगुलर पीरियड्स आना ये भी एक तरीके का इसी का ही साइड इफेक्ट है, इन्हीं मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। इसके अलावा इर्रेगुलर पीरियड्स के अलावा आपने बहुत सुना होगा आजकल पीसीओडी की बड़ी बीमारी हो रही, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसको आजकल पीसीओएस कह दिया जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ये भी हाई चांसेस होते हैं कब, जब आप ऐसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसके अलावा बच्चादानी में आपने सुना होगा सिस्ट हो गए, जिसे बोलते हैं फाइब्रॉइड्स हो गए, यूटेराइन फाइब्रॉइड्स, जिसे हम मेडिकल भाषा में यूटेराइन फाइब्रॉइड्स कहते हैं, जो कि नॉर्मल भाषा में जो प्रचलित है जिस नाम से, उसे बोलते हैं बच्चादानी में सिस्ट हो जाना। तो वो भी जो कारण है मेनली, वो कारण भी किन का है, वो कारण भी इन्हीं का है, इन वजह से जो ये साइड इफेक्ट्स हैं, इन वजह से प्रॉपर इनफर्टिलिटी भी आ सकती है एक पेशेंट के अंदर, किसी भी मेल किसी भी फीमेल के अंदर क्या आ सकती है, इनफर्टिलिटी भी आ सकती है। तो कोशिश करें कम से कम यूज़ करना, जो बॉडी का समय है, जो बॉडी का टाइम है, उसी टाइम पे ही आए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और एक नॉर्मल प्रोसेस है दोस्त, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, छुपाने की कोई बात नहीं। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो दोस्त इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक ले चलते हैं, ओके, बाय बाय।